हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th के चैप्टर 3 चुनाव और प्रतिनिधि के ऊपर, जिसका पार्ट 2 आपके सामने हम लेके आए हैं। पार्ट 1 में हम आपके साथ डिस्कस किए हैं कि चुनाव क्या है, साथ ही साथ प्रतिनिधि का क्या अर्थ है। उसके बाद लोकतंत्र और लोकतंत्र के प्रकार के ऊपर हम आपसे डिस्कस किए हैं। ठीक है, इस पूरे वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अपने पार्ट 2 में चुनाव का लोकतंत्र में क्या महत्व है और साथ ही साथ चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेने की क्या योग्यता है। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, चुनाव का लोकतंत्र में क्या महत्व है। आप खुद सोचिए कि चुनाव का लोकतंत्र में क्या महत्व निकलता है, या फिर अगर हम ऐसे डिस्कस करें, हमारी जो कि बुक की लैंग्वेज है कि क्या बिना चुनाव के लोकतंत्र सफल है और क्या बिना लोकतंत्र के चुनाव सफल है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए हम देखते हैं कि चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू मेरे भाई, एक सिक्के के दो पहलू कहने का मतलब क्या है कि जहां पर लोकतंत्र है यानी जनता का शासन है, ठीक है, वहां पर चुनाव होना अनिवार्य है, क्योंकि जहां चुनाव नहीं होगा तो उस लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ ही यही है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। ठीक है, तो लोकतंत्र कब सफल होगा? जब जनता अपने अनुसार, ठीक है, अपने समझ के अनुसार अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। ठीक है, और जहां पे चुनाव हो रहा है वहां अगर लोकतंत्र नहीं है तो चुनाव का कोई महत्व नहीं निकलता है। ठीक है, चुनाव फिर क्या है? महत्वहीन है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के दो पहलू है। तो हुए ना एक सिक्के के दो पहलू, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। ठीक है, देखिए लोकतंत्र चुनाव के बिना अधूरा है तो चुनाव लोकतंत्र के बिना महत्वहीन है। ठीक है, महत्वहीन कहने का मतलब क्या है कि जहां पे लोकतंत्र है वहां तो चुनाव कंपलसरी है, पर जहां पे चुनाव है जरूरी नहीं कि वहां लोकतंत्र हो। पर अगर वहां लोकतंत्र नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं निकलता है कि कैसे सरकार का गठन हो रहा है, वहां पे किस तरीके से सरकार काम करेगी। क्योंकि जहां पर जनता की भागीदारी होती है, जनता अपने अनुसार सरकार का या फिर प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ठीक है, देखिए जहां लोकतंत्र है वहां जनता प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, जहां लोकतंत्र है वहां प्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। यानी कि जहां पर लोकतंत्र होगा वहां पे कंपलसरी है कि चुनाव होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको लोकतंत्र का अर्थ और चुनाव की प्रक्रिया के बारे में भी आपको बताया कि जहां लोकतंत्र है वहां जनता डायरेक्ट भागीदारी लेगी सरकार बनाने में। ठीक है, यानी कि चुनाव करेगी। ठीक, उसके बाद यदि कोई सरकार जनता एवं राष्ट्र के हित में काम नहीं करती है तो जनता चुनाव द्वारा उसे बदल देती है। देखिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, मान लीजिए किसी सरकार को अपने 5 साल के लिए चुनाव किया उसका। ठीक है, 5 सालों में आपको ये लगता है कि सरकार ये हमारे हित के लिए, हमारे फायदे के लिए, साथ साथ हमारी जो परेशानियां हैं उसके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो आपके पास वो राइट है कि 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन हो तो आप उस सरकार को वोट ना दे करके हराकर दूसरे पार्टी के सरकार बनाएं या फिर दूसरे कैंडिडेट को चुने। ठीक है, ये है लोकतंत्र का महत्व चुनाव में। ठीक, वहीं अगर चुनाव में लोकतंत्र नहीं होता है तो क्या होगा, ये क्या महत्व हो पाएगा वहां पे? नहीं, ये महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात वही कह रहा है कि जनता को जब लगता है कि सरकार हमारे फायदे के लिए या फिर हमारे हित में कार्य नहीं कर रही जिसके लिए हमने इसको चुना है, तो सरकार फिर 5 सालों बाद या फिर जब चुनाव होता है उस टाइम पे उसको वोट नहीं ना दे करके हरा देती है। ठीक है, दूसरे प्रतिनिधि का चुनाव करती है, दूसरे सरकार का गठन करती है। ठीक, अब देखिए हम समझते हैं चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता। अब जब चुनाव के बारे में बात हो रहा है तो हम इसमें ये भी देखते हैं कि चुनाव प्रक्रिया में हम कैसे भाग लेते हैं, यानी कि हम चुनाव कैसे करते हैं, लोगों का हम कैसे सक्षम हो सकते हैं वोट देने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबको पता है कि हाँ किसी भी प्रक्रिया के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तो भारत के किसी भी प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, यानी कि अगर आप चुनावी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, वोट डालना है आपको, तो आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक है, साथ साथ अपनी एक निश्चित आयु प्राप्त कर चुके हो आप। ठीक है, निश्चित आयु प्राप्त करने का मतलब क्या है कि जो वोट डालने का एज का क्राइटेरिया है वो आप कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, अब वो वोट डालने के एज का क्राइटेरिया क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए, यानी कि जो मतदाता सूची है, वोटर लिस्ट है, उसमें आपका नाम
क्या होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, यानी कि उसमें आपका नाम होना चाहिए, तभी आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको। अपनी एक निश्चित आयु प्राप्त हो चुकी हो या कर चुका हो, ठीक है, क्या है ये कि जब पहले वोट डालने की जो आयु थी वो थी 21 ईयर, ठीक है, यानी 21 साल के जब तक आप नहीं होते तब तक वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, पर अब क्या किया गया, इसको 1989 में यानी 1989 में इसको 21 से करके कम करके 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, कि आप 21 साल के हैं ना, तो 21 साल में वोट नहीं डालेंगे, अब जब आप 18 साल के हो जाएंगे तभी आप वोट डालने के लिए क्या हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जो वोट डालने का एज का क्राइटेरिया है वो 18 वर्ष कर दिया गया 21 साल से कम करके। ठीक है, तो अब जो बच्चे या फिर जो व्यक्ति है वो अगर 18 वर्ष के हो चुके हैं तो उनका वोटर आईडी कार्ड यानी वोटर लिस्ट में नाम जाता है, वोटर आईडी कार्ड बनता है और उसके बाद वो वोट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये है चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता कि आप चुनाव में कैसे भाग ले सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इंफॉर्मेटिव थी। ओके।